हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस चैप्टर, जो कि सेलिना बुक का चैप्टर 6 है। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस होता क्या है? तो फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, जिसका फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो प्लस सिंथेसिस, फोटो मतलब हो गया लाइट, सिंथेसिस मतलब हो गया प्रिपरेशन। लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में जो प्रिपरेशन करते हैं, ये क्या प्रिपरेशन करते हैं? तो ये प्रिपेयर करते हैं अपने फूड, प्लांट अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो किससे प्रिपेयर करते हैं? इसका रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल में देखें हम लोग, तो रॉ मटेरियल इनका है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज़ करते हैं। एंड प्रोडक्ट क्या बनाते हैं? ये प्रोडक्ट बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6 एंड वाटर। ठीक है। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास जूनियर क्लास से। फोटोसिंथेसिस के लिए कहाँ पर होता है, या फोटोसिंथेसिस में ये लाइट एनर्जी को ट्रैप्ड कौन करता है? तो क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ये एनर्जी, फोटो एनर्जी जो लाइट एनर्जी है, ये ट्रैप करता है। ठीक है, फोटो दैट मीन्स लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। तो अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसा क्या रहता है, हम लोगों को पहले ये जानना है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या रहता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम का एक ग्रीन पिगमेंट होता है। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए, क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। डबल मेम्ब्रेन बॉडी होता है, डबल मेम्ब्रेन बॉडी होता है। एंड इसके इंटीरियर में जब देखा जाए तो इस तरह से ये जो होते हैं कॉइन्स के जैसा लग रहा है, कॉइन्स को स्टैक करके रखा हुआ है। तो इस एक जो होता है यूनिट को कहा जाता है थैलेकॉइड्स। एक यूनिट को कहा जाता है थैलेकॉइड्स। इसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बना लें तो ज़्यादा आसान होगा समझने में। इस तरह से ये है हम लोगों का डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, इस तरह से ये सैक किए हुए, इसको कहा जाता है थैलेकॉइड्स को क्या कहा जाता है? फ्लैटेंड सैक। फ्लैटेंड सैक मतलब ऐसे सैक, सैक मतलब क्या होता है? बोरियां। बोरियां मतलब जो फ्लैट बोरियों का जो ढेर होता है ना, इस तरह से फ्लैट ये सैक के पाइल्स हैं, इनको कहा जाता है थैलेकॉइड्स। अब ये थैलेकॉइड्स जो होते हैं वो जब ग्रुप में रहते हैं तब कहलाते हैं ग्राना। जब ग्रुप में रहते हैं, इसका सिंगुलर होता है ग्रैनम और प्लूरल होता है ग्राना। ठीक है, ग्राना। तो इस तरह के बहुत सारे इस तरह से पाइल्स इसमें होते हैं, और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये सभी पाइल्स आपस में इस तरह से जुड़े रहते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे इसका खुद का राइबोसोम होता है, खुद का डीएनए होता है, और साथ ही साथ इसमें कुछ फैट, स्टार्च, ग्लोब्यूल्स भी होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ हम लोग को देखना है द पिगमेंट क्लोरोफिल इज कंटेन्ड इन द वॉल्स ऑफ द थैलेकॉइड्स। अब ये लोकेशन में पूछा जा सकता है क्लोरोफिल का लोकेशन कहाँ है। तो क्लोरोफिल का लोकेशन क्या होता है? इन द वॉल्स ऑफ थैलेकॉइड्स। ये इसको याद कर लीजिए। क्लोरोफिल का लोकेशन कहाँ है? इन द वॉल्स ऑफ थैलेकॉइड्स। लोकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है बायो में, खास करके ICSE बोर्ड्स वाले में लोकेशन 5 मार्क्स के एटलीस्ट तो पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ है थैलेकॉइड्स, ये थैलेकॉइड्स हो गया। थैलेकॉइड्स के वॉल्स में रहता है यहाँ पर इस तरह से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। ये इस तरह से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब मेनली क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये तो हम लोग जान लिए, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट अब कहाँ होता है? ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हो गया, पूरा स्ट्रक्चर ये इस तरह से है। हम लोगों ने उसका दो ये ग्रैनम बनाया था।
अब क्लोरोप्लास्ट होते कहाँ हैं? तो क्लोरोप्लास्ट मेनली मेसोफाइल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस किसी भी लीफ का जो होता है, लीफ के स्ट्रक्चर में ये क्या रहता है, ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। इन दोनों के बीच यहाँ पर एक लेयर होता है सेल्स का, जिसको मेसोफाइल सेल्स कहते हैं, जो इस तरह से होते हैं मेसोफाइल सेल्स, या फिर पैलिसेड सेल्स भी कहा जाता है इसे। और these are also found in the guard cells of the stomata। ये स्टोमेटा के गार्ड सेल्स के आसपास भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा लीफ के साथ साथ ये ग्रीन स्टेम्स में, यंग ग्रीन स्टेम्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब अगर मैंने देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, अगर लीफ के सरफेस के 1 मीटर स्क्वायर हम लोग देखें तो उसमें 50,000 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट होते कितने टाइप के हैं? क्लोरोप्लास्ट का टाइप तो बहुत सारा होता है, लगभग 9 टाइप्स के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 9 टाइप्स के। लेकिन इसमें जो 2 इम्पॉर्टेंट है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के 9 टाइप्स होते हैं। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, 2 टाइप होते हैं, ए एंड बी। ठीक है। अब यहाँ पर है एक और चीज़ हम लोगों को याद रखना है कि क्लोरोफिल हम लोगों ने पढ़ा कि ये लाइट को ट्रैप करता है, लाइट एनर्जी ट्रैप करता है। तो लाइट एनर्जी ट्रैप करने में भी क्लोरोफिल का 2 स्पेसिफिक फेवरेट लाइट है का वेवलेंथ है, जो कि है ब्लू एंड रेड। ब्लू एंड रेड लाइट जो वेवलेंथ है, लाइट का वेवलेंथ, ये इनका फेवरेट है। इन्हीं को ये, इसमें ये लाइट एनर्जी, इस वेवलेंथ की लाइट एनर्जी ये ज़्यादा ट्रैप करते हैं वाइट लाइट में। और सबसे लीस्ट जो होता है वो होता है ग्रीन का। ग्रीन का जो होता है ना, ये ग्रीन लाइट को सबसे कम एब्जॉर्ब करते हैं, और इसलिए ये ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये ग्रीन दिखाई देते हैं। अब अगर बहुत ज़्यादा हाई लाइट, टू मच लाइट भी होता है ना, तो ये क्लोरोफिल के लिए नुकसानदायक है। ये क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव होते हैं, हाईली सेंसिटिव टू लाइट। सो टू मच लाइट यानी कि बहुत ज़्यादा अगर एक्सपोजर होता है लीफ का सनलाइट के सामने, तो वो येलोइश हो जाते हैं, क्योंकि वो क्लोरोफिल नहीं बना पाते हैं ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल। वो अपने ये फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। अब रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग देखते हैं। स्टोमेटा कैसे ओपन एंड क्लोज होते हैं। स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं? स्टोमेटा जो होते हैं वो मिन्यूट पोर्स होते हैं, जो ज़्यादातर लीफ के लोअर सरफेस पे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा का मेन फंक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड को आने देना। कार्बन डाइऑक्साइड को ये आने देते हैं, अंदर आने के लिए ये अलाउ करते हैं। एंड जब स्टोमेटा यूज़ में नहीं रहता है, दैट मीन्स जब डार्क होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये वाटर लॉस को कम करने के लिए, क्योंकि अगर स्टोमेटा खुले रहते हैं तो वाटर वेपर्स के फॉर्म में इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में प्लांट से निकलते रहते हैं, तो इसलिए इसको ये मिनिमाइज़ करने के लिए अपने स्टोमेटा को क्लोज़ कर देते हैं। और दिन के समय क्या होता है, दिन के समय प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होने की वजह से इसको कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट के लिए ये अपने पोर्स को ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इसको आसानी से मिलता रहता है। लेकिन पोर्स ओपन होने से क्या होता है, इसके सेल से वाटर वेपर्स जो होते हैं वो इवेपोरेट होते रहते हैं, और इससे वाटर का लॉस होता है। लेकिन प्लांट को फूड प्रिपेयर करने के लिए वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट होता है, जिसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए इनको इतना वाटर का अपना मतलब वाटर इवेपोरेट, या कह सकते हैं कि वाटर को
खर्च करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं ट्रांसपिरेशन इज़ द प्राइस विच द प्लांट पे फॉर फोटोसिंथेसिस। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन एक तरह का ये कॉस्ट है जो कि अब क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा ये कैसे होता है, तो इसके लिए पीछे दो थ्योरी है। एक पोटाशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी है। पोटाशियम आयन थ्योरी ये है कि दिन के समय क्या होते हैं, स्टोमेटा के आसपास के जो सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयन का जनरेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो होता क्या है, क्लोरोप्लास्ट इन द गार्ड सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस की वजह से ज़्यादा एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और ये एटीपी क्या करते हैं, ये एटीपी पोटाशियम आयन को अपने तरफ खींचते हैं। और पोटाशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, ये हाइपरटोनिक हो जाएंगे और आसपास के सेल से वाटर को अट्रैक्ट करने लगेंगे। आसपास के सेल से वाटर को अट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये टर्गिड हो जाएंगे एंड टर्गिड हो जाने से ये अपने आप ओपन हो जाते हैं। जस्ट इसका अपोजिट रात में होता है। रात में नाइट टाइम में ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इसके सारे एटीपी ख़त्म होने, मतलब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होते हैं। इसलिए पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे इसमें घटता जाता है और ये टारगेट इनके, और ये क्या करते हैं, अपने पोर्स को ड्यू टू रिवर्सल ऑफ द पोटेशियम आयन ये अपने पोर्स को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी। शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी ये इसमें कहा जाता है कि गार्ड सेल्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इससे फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज दैट मीन शुगर का प्रोडक्शन होता है। शुगर के प्रोडक्शन से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस होने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और ये अपने एडजॉइनिंग सेल से वाटर को एब्जॉर्ब करने लगते हैं और वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से ये टर्गिड हो जाते हैं एंड इसके पोर्स ओपन हो जाते हैं। और नाइट टाइम में इसके ग्लूकोज का जो होता है कंजम्पशन हो जाने से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। इसलिए ये जो होते हैं वापस फिर से क्लोज़ हो जाते हैं, अपने एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस से ये वापस से क्लोज़ हो जाते हैं। अब हम लोग आते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता कहाँ है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले, मेसोफाइल सेल्स में होता है। ये मेसोफाइल सेल्स पैलिसेड स्पंजी दो टाइप के होते हैं और ये दोनों सेल्स एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, यहाँ देखिए ये एपिडर्मिस है और इसके नीचे ये सेल्स हैं, इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पर ये इस तरह से ये हो गया हम लोगों का स्पंजी सेल्स एंड ये है पैलिसेड सेल्स। ये दोनों सेल्स मिला करके कहलाते हैं मेसोफाइल सेल्स। यहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ क्लोरोप्लास्ट होता है एपिडर्मिस, ताकि ये सनलाइट को आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं ये स्टोमेटल पोर से होकर के बाय डिफ्यूज़न प्रोसेस से यहाँ पर पहुँच जाते हैं और इस तरह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो फोटोसिंथेसिस में हम लोग अगर रिएक्शन इसको लिख सकते हैं एक लाइन में, तो ऐसे लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में C6H12O6 6H2O प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि ये 12 हाइड्रोजन जो होता है वाटर ही ये 6 वाटर के फॉर्म में निकल रहा है, ये अलग से प्रोसेस होता है। इसमें ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इस प्रोसेस को दो मेनली पार्ट में बांटा गया है। जो पहले पार्ट है या पहला फेज है उसको बोला जाता है लाइट डिपेंडेंट फेज एंड दूसरा फेज है उसको बोला जाता है लाइट इंडिपेंडेंट फेज। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं लाइट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट फेज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लाइट डिपेंडेंट फेज। लाइट डिपेंडेंट फेज होता क्या है, तो ये इसमें लाइट ये जो होता है स्टार्टिंग का है, फोटोसिंथेसिस का स्टार्टिंग फेज है और इसके लिए लाइट होना ज़रूरी है, बिना लाइट के ये नहीं हो सकता, इसलिए इसको कहा जाता है लाइट डिपेंडेंट फेज। इसमें बहुत सारे सीरीज़ ऑफ रिएक्शन होते हैं, ठीक है, सीरीज़ ऑफ रिएक्शन होते हैं जिसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले होता है इसमें जो क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल क्या करते हैं,
ये क्लोरोफिल ए है, इस तरह से ये लाइट एनर्जी आ रहा है। इस लाइट एनर्जी के मिलने से ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, ये क्लोरोफिल क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं बाय एब्जॉर्बिंग फोटॉन्स। फोटॉन्स मतलब लाइट एनर्जी। ठीक है, जैसे ही ये एक्टिवेट होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेट होकर के यहाँ पर जो वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को ये ब्रेक कर देते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए इसको लगभग 4 फोटॉन्स ऑफ एनर्जी चाहिए। 4 फोटॉन्स ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। इससे ये क्या कन्वर्ट कर देते हैं, वाटर 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ये इसको ब्रेक कर देते हैं। 4 फोटॉन ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन में इस तरह से ब्रेक कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो प्रोटॉन है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये इलेक्ट्रॉन इसका भी इंपॉर्टेंट काम है। ये ऑक्सीजन गैस जो हम लोग देखते हैं एंड प्रोडक्ट में, यहाँ जो ऑक्सीजन गैस है ये यहाँ पर इस तरह से निकलता है। तो अगर कभी पूछा जाए कि ये ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से या वाटर से, तो ये याद रखना है, वाटर से ये ऑक्सीजन गैस बनता है। इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं जिसमें ये प्रूफ हुआ है कि ये आखिर ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है ये वाटर का बाय प्रोडक्ट है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया फोटोलाइसिस हो गया, वाटर ब्रेक हो गया, 4 प्रोटॉन भी बन गए, 4 इलेक्ट्रॉन भी बन गए। अब इनका क्या होगा, तो ये प्रोटॉन जो बनते हैं, ये प्रोटॉन को कौन ले लेता है, NADP ये 4 हाइड्रोजन को ले लेता है, पिक कर लेता है, N बना लेता है NADPH2, इस तरह से ये बना लेते हैं, NADPH बना लेते हैं। और ऑक्सीजन तो हम लोगों ने पता निकल गया। और इलेक्ट्रॉन का क्या काम होता है, हाइड्रोजन तो यहाँ आ गया, NADPH बन गया। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन ADP को ATP में कन्वर्ट करने में काम आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ADP को ATP में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक और फॉस्फेट के साथ इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में जुड़ जाते हैं और इस रिएक्शन को कहा जाता है फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं, क्योंकि लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में एक फॉस्फोरस का इसमें एडिंग हो रहा है। तो यहाँ तक ये हो गया लाइट फेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब पढ़ेंगे डार्क फेज। डार्क फेज रिएक्शन में क्या होता है, डार्क फेज रिएक्शन ऐसा नहीं है कि डार्क फेज रिएक्शन अकेले हो जाएगा, क्योंकि डार्क फेज रिएक्शन को जो भी प्रोडक्ट, जो भी इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए वो सभी इसमें लाइट फेज रिएक्शन से ही मिलते हैं। इसलिए डार्क फेज रिएक्शन बिना लाइट के हो सकता है, बट ये अकेले बिना लाइट डिपेंडेंट फेज के नहीं हो सकता है। तो डार्क फेज में होता क्या है, डार्क फेज में मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके, वाटर नहीं, ये NADPH के साथ मिल करके बना लेते हैं C6H12O6। ये एक लाइन में अगर कहें तो ये रिएक्शन यही होता है। इसका ये हाइड्रोजन ये इसको दे देता है और यहाँ पर ये बन जाता है एंड वाटर इस तरह से निकल जाता है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो जाता है ग्लूकोज के फॉर्म में एंड वाटर बच जाता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू स्टार्च एंड अदर केमिकल। अब यहाँ पर ये ग्लूकोज बना, अब ये ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोज जो होते हैं जैसे जैसे बनते जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्टार्च में, और कभी कभी जो होते हैं ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाते हैं सुक्रोज में भी। जैसे केन शुगर जो होता है ना, ये क्या है एक्चुअली उसमें सुक्रोज होता है।
अब स्टार्च एंड सुक्रोज क्या है? स्टार्च क्या है? स्टार्च है ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे आपस में जुड़ जाते हैं, उससे मतलब ये लीनियर ब्रांच नहीं, लीनियर और ये ऑब्लिक ब्रांच इस तरह से 3 डायमेंशनल व्यू बना लेते हैं, तब उसको हम लोग कहते हैं स्टार्च। और स्टार्च जो होते हैं ये इसको हम लोग इसके बनने के प्रोसेस को, या इसको कह सकते हैं ये ग्लूकोज का पॉलीमराइज फॉर्म है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब स्टार्च के अलावा एक और है जो सुक्रोज हम लोगों ने बताया, ये क्या है? ये एक्चुअली डाइसेक्राइड है। ये डाइसेक्राइड है, ये ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट कर लिया। एंड अब इसके बाद फोटोसिंथेसिस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ये हम लोगों को जानना है, तो इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय।